DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा कि एक क्लियर अफगानिस्तान पॉलिसी दी गई है कि अगर आप वायलेट रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो इसका जवाब दिया जाएगा। तो और अकॉर्डिंगली हमने रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया जिस तरीके से अब स्ट्राइक्स की भी बात हो रही है। इससे पहले 18 मार्च को जिस तरह हमने स्ट्राइक्स की थी और इसके बाद बॉर्डर जो हमारे आउटपोस्ट पे हमले हुए थे, तो इसके बाद जो हमने उनको जवाब दिया है, मेरे ख्याल में मैसेज दिया है और एक हमने वाज़ेह मैसेज कन्वे किया है कि अगर आइंदा ऐसा होगा तो इससे मजीद सख्त जवाब दिया जा सकता है। सो पॉलिसी अभी क्लियर है, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई अपीसमेंट नहीं होगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, नो स्टेटस को। देखें ये वाखान तो 93 तक तो वाखान कोई था ही नहीं। जब रशियन एक्सपेंड कर रहे थे दे वर एडवांसिंग टू द साउथ, और जब वो आके कोपकन के डिफरेंट एरियाज पे कैप्चर किया तो उन्होंने कुछ डिफरेंट एरियाज क्लेम किया ये भी हमारे हैं। तो ब्रिटिशर्स का भी दावा था, ब्रिटिशर्स को भी डर था कि ये आएंगे तो कहीं सब कॉन्टिनेंट पे ना आए। और फिर इसकी देखें स्ट्रेटेजिक इसलिए लोकेशन है कि ऊपर ताजिकिस्तान है, नॉर्थ में साउथ में पाकिस्तान है, ईस्ट में चाइना है, लेकिन सबसे बड़ी सरहद जो इसकी है वो पाकिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर की सरहद है। और फिर यह है कि दिस शॉर्टेस्ट रास्ता है, कराकोरम हाईवे 7 से गुजरती है। तो पाकिस्तान यहाँ से शॉर्टेस्ट लिंक लेके कराकोरम हाईवे यहाँ से अंदर दाखिल होकर ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया जा सकते। और इसी तरह चाइनीज को भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हुंजा के साथ नेक्स्ट शिंगजियांग प्रोविंस है। तो वो देखें हर लिहाज से एक लिंक बनता है, पाकिस्तान का बनता है, गिलगित बल्तिस्तान का बनता है। तो हम वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं हमारे दो पासेस, बहुत सारे पासेस हैं। हुंजा से आप आएंगे तो इरशाद पास से 16,000 फुट पे है। अगर आप इरशाद पास के ऊपर खड़े हो जाएं तो सामने ताजिकिस्तान है अबाउट 8 किलोमीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं वी शेयर बॉर्डर विद ताजिकिस्तान। अगर ये 8 किलोमीटर दरमियान में वाखान के आप निकाल लें, और इसके बाद हमारे इश्कोमन वैली से बहुत सारे पासेस जाते हैं, वो भी जाके वाखान में उतरते हैं। और पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो कोई नहीं, वॉक ओवर वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन एक मतलब फिर हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे गैस ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप जैसे कि आपने पाक आर्मी में सर्व किया है, आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज होता है। ये जो अभी टेंशन बनी हुई है, बढ़ी हुई है अफ़गान बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ, ये क्या मसला क्या है, सिचुएशन क्या है, कैसे ये ख़त्म होगी, क्या इसको कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि 2020 में अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो टेररिज्म थी 86% रिडक्शन थी, और उसमें टोटल उस वक्त बताया जाता है अराउंड 49 टोटल अटैक्स हुए थे और बहुत कम कैजुअलिटीज थी। अफगान तालिबान के 15 अगस्त 2021 के आने के बाद से हमने जो सर्च देखी, देखें उससे ये वाज़ेह हुआ क्योंकि अब तालिबान के आने के बाद वहाँ शेल्टर्स, हाइड आउट्स मिलने शुरू हुए, वेपन्स, इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स, लिबर्टी एंटी मूवमेंट, और उसके बाद फाइनेंसिस है, इनके पैर लगी हुई वहां से। इसके बाद तो तेजी हुई। तो तेजी का मतलब था उन्होंने जेल में जो टीटीपी के लोग बंद थे, फितना और ख्वारिश, उनको भी छोड़ दिए। और बेसिकली अब फिर आके उन्होंने पाकिस्तान में अटैक में फैसिलिटेट किया। और उनका बुनियादी मकसद ये है, दे आर यूजिंग ये फितना और ख्वारिश जो है एज ए प्रॉक्सी टू प्रेशराइज पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में और ब्रास को यूज कर रहे हैं बलूचिस्तान में। और सीन्स इंडिया तो खुल के सामने है, और भी ताकतें हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। और इसके लिए फोकस उनका मेनली एक तो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में चाइना है, चाइना को भी कंटेन करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, सी पैक को नहीं चलना देना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी ताकतें हैं, आलमी ताकतें हैं जो बिहाइंड द सीन्स फ्रंट पे और लोग हैं। तो समझ लें कि इनको एज ए प्रॉक्सी के तौर पे अफगानिस्तान भी यूज हो रहा है, और ये फितना और ख्वारिज भी यूज हो रहे हैं, और ब्रास भी यूज हो रहा बिल्कुल। है। सो एट हमारे अगेंस्ट एज ए प्रॉक्सी के तौर पे कर रहा है अपने मकासद के लिए। बिल्कुल ठीक है सर, वो अपने मकासद के लिए जो उन्हें लग रहा है वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी से कैसे निपटेगी, कैसे इनको पीछे धकेलेगी, क्या स्ट्रेटेजी क्या होगी अब हमारी आगे, कैसे देखते हैं आप? देखें जी, एक स्ट्रेटजी हमारी पहले थी, और जो स्पेशली जब हमने गलती हमसे हुई जब हमने इनसे बातचीत स्टार्ट की 2018 से और 2020 के दरमियान, फिर एक सौ का सीज फायर की बात हुई और सीज फायर हुआ। सो दैट वाज द टाइम जब ये लोग रीग्रुप हुए और इसके बाद वो एक्सपेंड कर गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में दाखिल हुए, जो अभी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं।
बट मेजॉरिटी स्टिल 80% या 90% वो स्टिल दे आर इनसाइड अफगानिस्तान। और जब ये यहाँ पे आया, इसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे टेररिस्ट हमले हुए जिसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। तो इसके बाद देखें कि अब अभी जो प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसमें एक पॉलिसी उन्होंने बड़ी क्लियर की है, और स्पेशली अभी रिसेंटली हमारे DGISPR ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि एक क्लियर अफगानिस्तान पॉलिसी दी गई है। गवर्नमेंट और आर्मी एक ही पेज पे हैं, और इसमें यह कहा गया है नो स्टेटस को, कोई अपीसमेंट नहीं होगी, स्टेटस को भी नहीं होगा। और इसमें यह होगा कि अगर आप वायलेट रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो इसका जवाब दिया जाएगा। तो और अकॉर्डिंगली हमने रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया, जिस तरीके से अब स्ट्राइक्स की भी बात हो रही है, इससे पहले 18 मार्च को जिस तरह हमने स्ट्राइक्स की थी, और इसके बाद बॉर्डर जो हमारे आउटपोस्ट पे हमले हुए थे, तो इसके बाद जो हमने उनको जवाब दिया है, मेरे ख्याल में मैसेज दिया है, और एक हमने वाज़ेह मैसेज कन्वे किया है कि अगर आइंदा ऐसा होगा तो इससे मजीद सख्त जवाब दिया जा सकता है। सो पॉलिसी अभी क्लियर है, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई अपीसमेंट नहीं होगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, नो स्टेटस को। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कोई बातचीत नहीं होगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, वो जो तालिबान है वो तकरीबन पिछले कई दिहाइयों से वो गुरीला वार लड़ रहे हैं, वो डायरेक्ट वार नहीं करते। वो फिर इधर कोई बम धमाके आके करना शुरू हो जाएंगे, कोई इस तरह की चीजें। तो अगर हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे दरमियान की, तो फिर वो मुल्क के डिस्टेबलाइज करने की तरफ जाएंगे। तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा फिर? देखें जी, बातचीत तो होगी अफगान तालिबान के साथ, दे ठीक है। आर रिप्रेजेंटिंग अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को, ठीक है। हम्म। लेकिन फितना और ख्वारिज के साथ नहीं होगी। हमने पीछे बातचीत करके देख लिया था ना, आपके यहाँ से बड़े जयत उलमा वहां पे गए थे, तो उनको क्या जवाब मिला। मुफ्ती तकी उस्मानी का एक क्लिप भी वायरल है, आप देखें, उनका भी उसमें है, और बहुत सारे लोग थे। एफर्ट्स तो उस वक्त की गई थी, लेकिन उसका कोई नहीं था। देखें, जो डिमांड्स कर रहे हैं वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आप वो मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब इसीलिए वाज़ेह कहा गया है, और हम चाहेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है, रीजनल कंट्रीज है, दे कैन प्ले एन एक्टिव रोल। वो आके अफगान तालिबान को प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि देखें, चाबी जो है वो अफगान तालिबान के हाथ में है। या अफगान तालिबान के पास कैपेसिटी नहीं है, दे शुड एक्सेप्ट इट, या उनके पास नॉट, दे आर नॉट विलिंग कि वो इनको कंट्रोल करें। और अब जिस तरह डेवलपमेंट अफगानिस्तान के अंदर हो रही है, इंडिया का असर रसूख वहां पे बढ़ता जा रहा है, और दूसरी भी चीजें दरमियान में आ रही हैं। तो मेरा ख्याल में हमारा, लेकिन ये है किसी सूरत में हमारा वो कंप्रोमाइज इसमें नहीं होगा। लेकिन यकीनन हम कोशिश करें कि यूनाइटेड नेशन इसमें इन्वॉल्व हो, यूनाइटेड स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो, रीजनल ताकतें इसमें इन्वॉल्व हो। और जो थ्रेट जो है, देखें, यहाँ अफगानिस्तान से जो थ्रेट एमिनेट कर रहा है, वो थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, इट इज फॉर सेंट्रल एशिया के लिए भी है, इंटरनेशनल थ्रेट भी है। 9/11 की जंग हुई थी अलकायदा की वजह से, और अभी तो वहाँ अलकायदा भी मजबूत हो गई है, इस्लामिक स्टेट भी मजबूत हुई है। इस्लामिक स्टेट अभी शमसुद्दीन जब्बार जो अभी अमेरिका में जो इन्वॉल्व था हमले में, तो उसकी एफिलिएशन विद इस्लामिक स्टेट थी। तो इस्लामिक स्टेट की तो जो इन्फ्लुएंस जो है रीजन में भी है, इंटरनेशनली भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर, मैं ये आगे आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पास 2 तरह के तालिबान थे, जनरल बाजवा के दौर में और फैज़ हमीद के दौर में। गुड तालिबान, बैड तालिबान। अब गुड तालिबान पता नहीं वो किनको कहते थे, बैड तालिबान। अब तो वो जो जिनको गुड कहते थे वो भी उन्हीं के साथ मिले हुए, बैड भी उन्हीं के साथ मिले। देखें, गुड तालिबान तो अफगान तालिबान को कहा जाता था, और देखें, एक वो एक काज के लिए लड़ रहे थे, और लोकल सपोर्ट उनके साथ थी, पब्लिक उनके साथ थी, और वो अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे। पाकिस्तान में तो ये हमारे फितना और खारिज तो स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन या सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो वो मेजर इनका दरमियान में डिफरेंस है। सर, वखान कॉरिडोर की बड़ी बातें चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फौज ने कुछ चौकियों पे हम कब्जा कर लिया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चौकियों से पीछे हटा गया, चौकियां खाली। आपने सर्व भी किया है पाक आर्मी में, आपको ज्यादा अच्छी चीजें पता होंगी। अपने तज्जिए से बताया ना कि क्या वहां के ग्राउंड हालात क्या हैं, क्या चल रहा है वखान पे, बाकी कब्जा कर लिया या नहीं, क्या मसले मसाइल है? नहीं, देखें जी, पहली बात यह है कि ग्राउंड पे सच कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कोई फौज वहां पे नहीं गई है। एक तो वो चीज दैट इज कंफर्म। सेकंड ये है कि वाह खान का अगर देखा जाए तो राब्ता जो लिंक रहा है
थ्रू आउट वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ रहा है। वो एक लिंग्विस्टिक लिंक भी है, रिलीजियस लिंक भी है, वो कल्चरल लिंक भी है, और ट्रेडिशनली भी वो रास्ते वही रहे हैं जो गिलगित के साथ उनके साथ थे। आज भी जो गिलगित में हुंजा में जो लोग हैं, अपर हुंजा जिसको हम गोजाल कहते हैं, वो वाखान से वाकई लोग हैं। और इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट गीजर है गिलगित में, वहाँ पे भी एक इलाका है इशकोमन, वहाँ पे भी यही लोग रहते हैं। फिर यह है कि आपस में मैरिजेस भी हुई हैं, तो वो लिंक है। एक इनका रूलर था मीर अली मर्दान, उन्होंने यहाँ वो बाद में इशकोमन में गिलगित में आके वहाँ का गवर्नर भी रहा है। तो हिस्टोरिक लिंक जो है, सो गिलगित बल्तिस्तान का ज्यादा क्लेम इस एरिया पे बन सकता है क्योंकि हमारे हिस्टोरिक वो लिंक्स है। देखें ये वाखान तो 93 तक तो वाखान कोई था ही नहीं। जब रशियन एक्सपेंड कर रहे थे, दे वर एडवांसिंग टू द साउथ, और जब वो आके कोकन के डिफरेंट एरियाज पे कैप्चर किया तो उन्होंने कुछ डिफरेंट एरियाज क्लेम किया ये भी हमारे हैं। तो ब्रिटिशर्स का भी दावा था, ब्रिटिशर्स को भी डर था कि ये आएंगे तो कहीं सब कॉन्टिनेंट पे ना आए। अमीर अब्दुल जो अफगानिस्तान वाले थे वो भी चाहते थे कुछ एरियाज उनको मिले। सो देयरफॉर इन 1895 दिस बफर वाज क्रिएटेड। कुछ ले कुछ दे वाली पॉलिसी हुई, अफगानिस्तान को ये वाखान कॉरिडोर क्रिएट करके दिया गया, और उससे ब्रिटिशर्स का जो मकसद था वो भी सर्व हुआ एज ए बफर। और रशियंस को ऊपर वाला एरिया नॉर्थ ऑफ आमुद रिवर जो था वो रशिया को दिया, साउथ वाज गिवन टू अफगानिस्तान। सो दिस बफर जो था 95 में क्रिएट किया गया। और फिर इसके देखें स्ट्रेटेजिक इसलिए लोकेशन है कि ऊपर ताजिकिस्तान है, नॉर्थ में साउथ में पाकिस्तान है, ईस्ट में चाइना है, लेकिन सबसे बड़ी सरहद जो इसकी है वो पाकिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर की सरहद है। और फिर यह है कि दिस इज द शॉर्टेस्ट रास्ता है, कराकुरम हाईवे साथ से गुजरती है। तो पाकिस्तान यहाँ से शॉर्टेस्ट लिंक लेके कराकुरम हाईवे यहाँ से अंदर दाखिल होकर ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया जा सकती है। और इसी तरह चाइनीज को भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि अब हुंजा के साथ नेक्स्ट शिंगजियांग प्रोविंस है तो वो है। लेकिन दो पासिस चाइना भी जाते हैं वो खान से। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वकीजीर पास है, लेकिन चाइनीज इसको डेवलप नहीं कर रहे हैं रास्ता वहां से, क्योंकि ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद है, वही लोग हैं जो शिंगजियांग प्रोविंस में हैं। सो देयर फॉरवर्ड डोंट वांट की फैसिलिटेशन हो कि यहाँ से कुछ टेररिज्म उस तरफ जाए, तो वो वाले फैक्टर्स हैं। तो लेकिन ये है कि जब 79 में रशिया जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बेस बनाया गया था, और 91 में दिस एरिया वाज हैंडेड ओवर टू रशिया बाय बबरक कार्मल उस वक्त जो थे। उस वक्त यहाँ से कुछ लोगों ने माइग्रेट किया, तो वहाँ पे दो लोग हैं, एक इस्माइली मुस्लिम्स हैं और सेकंड है वाकई मुस्लिम्स, किर्गिज मुस्लिम जो है। किर्गिज मुस्लिम ने माइग्रेट किया एंड वो गिलगित आ गए थे। ठीक है। और मुझे खुद याद है जब मैं किसी जमाने में जब मैं स्कूल में था तो मैंने उन लोगों को देखा था जब वो गिलगित बाजार में आए थे और अपने तमाम रेवड़ के साथ आए थे। और सब्सिक्वेंटली से वो तुर्की और नस्ल थे, दे वर लिफ्ट एयर लिफ्टेड और तुर्की लेके चले गए थे आपको कुछ अरसे बाद। तो वो देखें हर लिहाज से एक लिंक बनता है, पाकिस्तान का बनता है, गिलगित बल्तिस्तान का बनता है। तो हम वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं हमारे दो पासिस, बहुत सारे पासिस हैं। हुंजा से आप आएंगे तो इरशाद पास से 16,000 फुट पे है। अगर आप इरशाद पास के ऊपर खड़े हो जाएं तो सामने ताजिकिस्तान है अबाउट 8 किलोमीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं वी शेयर बॉर्डर विद ताजिकिस्तान। अगर ये 8 किलोमीटर दरमियान में वाखान के आप निकाल लें, और इसके बाद हमारे इश्कोमन वैली से बहुत सारे पासिस जाते हैं, वो भी जाके वाखान में उतरते हैं। तो दैट्स वाई ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे गिलगित में, तो उन्होंने कलाम दर्ची एक जगह है हुंजा पर हुंजा में, वहां पे एक फोर्ट बनवाया था ताकि जितने रास्ते आते थे चाइना से और रशिया से, और ताकि वहां आके टर्मिनेट होते थे, वहां से उन्होंने कहा था एज ए पोस्ट फोर्ट बनाया था ताकि यहाँ पे चेक करें। वो फोर्ट आज भी एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे। तो इम्पोर्टेंट इसलिए ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल तो कोई नहीं, वॉक ओवर वाली बात है। तो लेकिन पाकिस्तान एज सच ऑन ग्राउंड में कहीं वहां पे हम बूट्स ऑन ग्राउंड कोई नहीं। ठीक है। तो वो मतलब पाकिस्तान अगर इस्तेमाल करना चाहे तो कर भी सकता है, लेकिन उसमें अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनसे हमें थोड़े मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, उन्हें बताना पड़ेगा हम ताजिकिस्तान से कुछ मंगवाना चाहते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई बात हो सकती है अगर हमें ज़रूरत हुई तो।
देखेंगे जब इस तरह के हालात होंगे तो बातचीत तो फिर नहीं होगी ना। फिर जब जब आप इस तरीके से धमाके करेंगे, फैसिलिटेशन करेंगे, तो फिर पोटेंशियल तो हमारे हैं ना। तो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इसलिए है ना, पिछले पिछले कई सालों से हम अपीसमेंट के चक्कर में थे। तो अभी जब इंडिया को आपने इतना दबा के रखा हुआ है, आपके अफवाज से उनको इतना फियर है, तो अफगानिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। तो जी, तो नाज़रीन, जिस तरह ब्रिगेडियर मसूद साहब ने हमें वाखान पर और अफ़गानिस्तान की सारी करंट सिचुएशन पे हमें बताया कि क्या मसले हैं ऑन ग्राउंड, क्या चीज़ें चल रही हैं। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और ब्रिगेडियर मसूद अहमद ख़ान साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।